अंधेरा अक्सर सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे अंदर भी बसता है। कभी कभी यह अंधेरा हमें उन रहस्यों तक ले जाता है जिनके बारे में सोचना भी डरावना होता है। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव की ओर जहां एक तांत्रिक की परछाई अब भी लोगों की सांसों में खौफ बनकर जिंदा है। दोस्तों, यह कहानी पेश कर रहा है डीप स्टोरी टेलर चैनल। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका साथ ही हमें और भी डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये खौफनाक और दर्दनाक किस्सा। जागीरदार उस रघु नाम के लड़के को उस घाट से उठाकर अपने घर पर लाता है और अपने बेटे की तरह उसको पालने लगता है। लेकिन रघु की जागीरदार के बेटे की बहू यानी कि लता भाभी के ऊपर गंदी नजर पड़ जाती है और वह उनको हर रोज स्नान घर में बिना कपड़ों के नहाते हुए देखा करता था। उस वक्त वह हस्तक्रिया के द्वारा लता भाभी के साथ संभोग करने की कल्पना करते हुए अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन वह पकड़ा जाता है और उसके बाद उसको जागीरदार उस श्यामपुर से बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर जागीरदार की सास यानी कि सविता की नानी की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है और जब वो लोग अपनी नानी की सभी अंतिम क्रियाएं करके अपने घर पर वापस लौटते हैं तो उनको लता भाभी के सामने एक अजीब सी औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जिसके बारे में लता भाभी बताती हैं कि वह पड़ोस के ही श्यामपुर में रहने वाली एक दाई माँ है। दरअसल उस वक्त लता भाभी पेट से थी और उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इस वजह से उन्होंने उस दाई माँ को बुलाया था। लेकिन जब सविता की नजर उस दाई माँ के पैरों की तरफ पड़ती है तो उसके पैर किसी औरत की तरह के नहीं बल्कि किसी मर्द की तरह के दिखाई दे रहे थे। लेकिन इससे पहले कि सविता कुछ कर पाती, वो लंबा सा घूंघट निकाली हुई औरत वहां से चली जाती है। उसके बाद सविता सीधे जाकर जब बाथरूम में नहाने लगती है तो उसे बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है कि जैसे उसे कोई नहाते हुए देख रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जो कोई उसको देख रहा था वह और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की भाभी यानी कि लता ही थी। लेकिन जब सविता की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो धीरे धीरे लता का चेहरा एक डरावनी चुड़ैल की तरह बदलने लगता है और एक तरफ उसके चेहरे पर किसी मर्द की तरह दाढ़ी के लंबे लंबे बाल आने लगे थे। इसके बाद वह दरवाजे की तरफ जाकर उस दरवाजे को भी पीटने लगी थी और उसको अपने हाथों के नाखूनों से पागलों की तरह खरोचने लगी थी। लेकिन तभी पीछे से लता के पति की यानी कि सविता के भाई की आवाज आती है और वह उससे कहता है कि अरे लता, क्या हुआ? तुम इस तरीके से दरवाजा क्यों पीट रही हो? यहां तक आप लोगों ने इस कहानी को सुन लिया था और जिन भी लोगों ने इस कहानी के पिछले पार्ट को नहीं सुना है तो मैंने आज वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले पार्ट का लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहां से पिछले पार्ट को सुन सकते हो, क्योंकि जब तक आप इस कहानी के पहले पार्ट को नहीं सुनोगे तब तक आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब उस घटना से आगे इस कहानी को सविता के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शुरू करते हैं। उस दिन स्नान घर में मेरे साथ जब वो घटना हुई तो उस घटना के होने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि लता भाभी नॉर्मल नहीं है, बल्कि उनके साथ जरूर कुछ ऐसा है जो उनको यह सब हरकतें करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन यहां तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, पर उस वक्त जब मेरी और उनकी नजरें मिली थीं और नजरें मिलने के बाद जब मैंने उनका वो आधे से ज्यादा चेहरा अच्छी तरीके से बदलता हुआ देखा था और आधे चेहरे पर जब उनके किसी मर्द की तरह दाढ़ी के बाल आने लगे थे तो वह चीज मेरे लिए काफी ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि उस तरह की चीज होना किसी बहुत ही बड़ी अनहोनी का अंदेशा थी। हालांकि मैंने इस बारे में अपने घर में उस वक्त भी किसी से बात नहीं की थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं इन सब के बारे में बाकी के लोगों को बताऊंगी तो वह लोग पहले से ही नानी के जाने की वजह से परेशान हैं और अब इन सब बातों के बारे में पता चलने के बाद तो उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही उस वक्त मेरे मन में यह भी चल रहा था कि हो सकता है लता भाभी मेरी तरह ही बाकी के लोगों को यह बात पता चलने के बाद उनको भी नुकसान पहुंचा दें।
इसीलिए मैं यह बात किसी को नहीं बताती हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं उस वक्त यह भी तय कर लेती हूँ कि मुझे इस बात की तह तक जाना है कि आखिर हम लोगों के नानी के घर जाने के बाद पीछे से लता भाभी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनका बर्ताव अचानक से इतना ज्यादा बदल गया। लेकिन उस वक्त मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इन सब चीजों की जांच पड़ताल की शुरुआत कहां से करूं। पर शायद उस वक्त मुझे खुद को कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। चीजें अपने आप ही धीरे धीरे मेरे सामने आती जा रही थीं। दरअसल एक दिन रात के लगभग 1 से 1 बजकर 30 मिनट के आसपास जब मैं अपने ही घर के अंदर अपने कमरे में सो रही थी, तो उस वक्त अचानक से ही मुझे एक अजीब सी टक टक की आवाज सुनाई देती है। पहले तो मैंने उस आवाज को नींद में नजरअंदाज किया, लेकिन फिर जब मैंने बार बार उस आवाज को अपने कानों में सुना तो मैं अपनी आंखें खोलकर अपने बेड के बगल में देखती हूँ। जैसे ही मैं अपने बेड के बगल में देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि कोई औरत मेरे कमरे से निकलकर बाहर की तरफ जा रही है और उस वक्त मेरे कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। अब क्योंकि वो एक जागीरदार का घर था तो जाहिर सी बात है कि वो श्यामपुर का सबसे बड़ा घर था। हमारे उस घर में काफी सारे कमरे थे और उन्हीं में से एक अलग कमरे में मैं रहा करती थी। लेकिन जब मैंने उस औरत को मेरे कमरे से बाहर जाते हुए देखा तो मैं सोचती हूँ कि आखिर यह अनजान औरत इतनी रात को मेरे कमरे के अंदर क्या कर रही थी। पर उस वक्त उस औरत को अपने कमरे में देखते ही मेरे दिमाग में वही बात आती है और मैं अपने बिस्तर से उठकर धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर गई तो मुझे बाहर घर के आंगन में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए मैं उस चीज को नजरअंदाज करके वापस अपने कमरे की तरफ जाने के लिए पीछे मुड़ ही रही थी कि तभी अचानक ही मेरी नजर घर के आंगन से थोड़ा ऊपर की तरफ जो छत की दीवार थी वहां जाती है। और जब मैं वहां देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि आंगन की तरफ पैर लटकाकर कोई औरत हमारे इस घर की छत की दीवार के ऊपर बैठी हुई है। जब मैंने उस औरत के पैरों की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो पैर बिल्कुल उसी तरह के पैर हैं जिस तरह के पैर मैंने उस दाई माँ के देखे थे, जो दिखने में मुझे किसी मर्द के पैरों की तरह के लग रहे थे। लेकिन फिर जब मैंने अपनी नजरों को थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ाया तो मुझे दिखाई दिया कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि मेरी खुद की ही भाभी थी। यानी कि वो लता भाभी ही थी जो वहां पर इस तरीके से बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो उनका चेहरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे हाथ पैर डर के मारे थर थर कांपने लगे, क्योंकि उस वक्त उनका जो चेहरा था वो पूरी तरीके से सफेद पड़ा हुआ था और इसके साथ ही उनकी जो आंखें थीं वो इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई थीं कि उन आंखों को देखकर कोई यह कह ही नहीं सकता कि यह किसी साधारण इंसान की आंखें हैं। तभी वहां पर बैठे हुए वह मेरी तरफ देखती है और मुझे अपने हाथ की एक उंगली से इशारा करके अपनी तरफ बुलाने लगती है। लेकिन उस वक्त मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि उधर जाना तो दूर की बात है, बल्कि मैं तो उल्टा भागकर अपने कमरे के अंदर आ जाती हूँ और फटाक से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आंखें बंद कर लेती हूँ और जोर जोर से कमरे के अंदर ही रोने लगती हूँ। क्योंकि रात के 1 बजे से 1 बजकर 30 मिनट के बीच जब चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, उस वक्त मैंने एक ऐसा डरावना मंजर देख लिया था जिसको देखकर मेरा दिल अब डर के मारे दुगनी रफ्तार से धड़क रहा था। लेकिन अब जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करने के बाद अचानक से मेरे कमरे के अंदर मेरे बिस्तर की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे बिस्तर पर भी कोई औरत बैठी हुई है, पर उस वक्त उसकी मेरी तरफ पीठ थी और वो अपने एक पैर को अजीब तरीके से करके वहां पर बैठी हुई थी। लेकिन तभी मुझे वहां एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कुछ ऐसी थी कि जैसे वो औरत अपने मुंह में कुछ चबा चबा कर खा रही है। वो जो कुछ भी खा रही थी वो कुछ ज्यादा ही लचीला था, जिसकी वजह से जब वो उसको चबा रही थी तो उसको चबाने की आवाज भी काफी ज्यादा आ रही थी। लेकिन तभी मैं देखती हूँ कि उस औरत के सिर के बाल पूरी तरीके से खुले हुए हैं
और उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं जैसे कपड़े अभी बाहर की तरफ उस छत की दीवार के ऊपर बैठी हुई उस औरत ने पहन रखे थे, जो और कोई नहीं बल्कि मेरी खुद की ही भाभी थी। लेकिन फिर किसी तरीके से हिम्मत करके मैं वहां पर हल्की सी आवाज में बोलती हूँ कि कौन हो तुम और मेरे कमरे के अंदर क्या कर रही हो। अभी मैंने उस औरत से इतना बोला ही था कि तभी वह अपनी गर्दन को धीरे धीरे घुमाकर मेरी तरफ देखने लगती है। लेकिन उसकी वो जो गर्दन थी वो किसी नॉर्मल इंसान के बजाय पूरी की पूरी पीछे की तरफ 180 डिग्री पर घूम गई थी। जैसे ही मैंने वो चीज होते हुए देखी तो मेरा दिल दहल उठा। पर जब उसकी गर्दन पूरी तरीके से घूमकर पीछे की तरफ हुई तो उसका वो चेहरा देखते ही मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि वही डरावने चेहरे वाली औरत थी जो अभी मुझे बाहर छत की दीवार के ऊपर बैठी हुई दिखाई दी थी। लेकिन अब उसके चेहरे पर पूरी तरीके से खून लगा हुआ था और वो अपने मुंह के अंदर एक मांस का चितड़ा चबा रही थी। उस वक्त उसके हाथ में एक आधा कटा हुआ मुर्गा था। उस मुर्गे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उसको कहीं से जिंदा ही उठाकर लाई थी और उसको जिंदा ही फाड़कर खा रही है। मेरी तरफ देखते ही वह वहां पर एक डरावनी हंसी में हंसने लगती है। यह चीज देखते ही मैं जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोलती हूँ और बाहर भागने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो अचानक से ही मैं किसी चीज से टकरा जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं कमरे के अंदर मेरे बिस्तर पर बैठी हुई उस औरत की तरफ देखते देखते ही दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर निकल पाती, मैं वहीं की वहीं किसी चीज से टकराती हूँ। और जब मैं उस चीज से टकराई तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं किसी औरत से ही टकराई हूँ। पर टकराने के बाद जैसे ही मैं नीचे फर्श पर गिरी और मेरी नजरें उसकी तरफ गईं जिससे मैं टकराई थी, तो उसको देखते ही मेरी वहां पर डर के मारे चीख निकल गई, क्योंकि मेरे सामने उस वक्त और कोई नहीं बल्कि वही औरत खड़ी हुई थी जो अभी मुझे मेरे बेड पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। अब वो औरत मुझे सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि एक साथ तीन तीन जगहों पर दिखाई दे रही थी, क्योंकि जब मैं उससे टकराकर नीचे फर्श पर गिरी तो वहां से मुझे मेरे घर के आंगन के बाहर की जो छत की मुंडेर थी वो भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो जब मैं नीचे गिरी तो नीचे गिरने के साथ ही मुझे दिखाई दिया कि उस जगह पर वो औरत अब भी वैसे की वैसे ही बैठी हुई है जैसे मुझे वो वहां पर बैठी हुई पहली बार दिखाई दी थी। लेकिन अब इसके साथ साथ ही वो औरत मेरी आंखों के सामने मेरे ही कमरे के दरवाजे के ऊपर भी खड़ी हुई थी और इसके साथ ही वह बिल्कुल मेरे ठीक पीछे मेरे बिस्तर के ऊपर भी बैठी बैठी मुर्गा खा रही थी। अब एक साथ एक ही औरत को तीन तीन जगहों पर बैठा हुआ देखकर, और वह भी इतने डरावने रूप में, मेरी तो वहां पर चीख ही निकल गई थी और उस एक चीख के साथ ही मैं डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद आगे मेरे साथ क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मुझे दिखाई दिया कि उस वक्त तक सुबह हो चुकी थी और दिन के उजाले की रोशनी मेरे कमरे की खिड़की से होते हुए मेरे चेहरे पर आकर गिर रही थी, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो अचानक से ही रोशनी की चमक मेरी आंखों में गिरने लगी, जिसकी वजह से मुझे अपना एक हाथ अपनी आंखों के ऊपर रखना पड़ा। लेकिन नींद खुलते ही मुझे रात वाली वो घटना याद आती है और जैसे ही मुझे वो घटना याद आती है तो मैं फटाक से उठकर अपने अगल बगल में देखने लगती हूँ। लेकिन तब तक माहौल बिल्कुल शांत था। मुझे अपने अगल बगल में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जिसको देखकर मुझे थोड़ा बहुत भी डर लगे। लेकिन फिर नींद से उठने के बाद जब मैं बिस्तर पर बैठी हुई थी तो उठने के लगभग 1 से 2 मिनट बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, यानी कि मेरे कपड़ों को जैसा मैं रात के वक्त पहनकर सोई थी वह मेरे कपड़े वैसे नहीं थे, बल्कि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कपड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। जब मैंने खुद से ही अपने कपड़ों को थोड़ा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाकर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस वक्त मेरे स्तनों पर खून लगा हुआ था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था
कि जैसे किसी ने अपने खून से सने हुए हाथ या अपना खून से सना हुआ मुंह उनके ऊपर लगाए हों। जब मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे यकीन हो गया था कि शायद सच में ही मेरे साथ कल रात को बेहोशी वाली हालत में कुछ हुआ था। लेकिन सिर्फ ऊपर के कपड़े ही नहीं, बल्कि नीचे के कपड़ों को देखकर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है और बाद में जबरदस्ती उन कपड़ों को मुझे वापस से पहनाया गया है। इसीलिए मैं उठकर पहले तो अपने कमरे का दरवाजा बंद करती हूँ और फिर अपने शरीर पर जितने भी कपड़े मैंने उस वक्त पहन रखे थे उन सारे कपड़ों को उतारकर मैं आईने में अपने आप को देखने लगती हूँ। और जब मैंने अपने आप को बिना कपड़ों के आईने में देखा तो मुझे दिखाई दिया कि सिर्फ मेरे स्तनों पर ही नहीं बल्कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर भी काफी सारा खून लगा हुआ था। और इसके साथ ही मेरी जांघों पर खून से सने हुए ऐसे निशान थे जैसे कि किसी ने अपने खून से लथपथ हाथों को मेरी जांघों के ऊपर बार बार सहलाया है, जिसकी वजह से उसकी हाथ की उंगलियों पर लगा हुआ वो खून मेरी जांघों पर भी लग गया था। अब जब मैंने यह चीज देखी तो मुझे यकीन हो गया था कि जरूर कल रात को मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन अब मैं इन सब के बारे में घर में किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था उसका मेरे पास कोई प्रमाण भी नहीं था, और जो प्रमाण था उसको मैं घर के लोगों को दिखा नहीं सकती थी। इसीलिए मैं उस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले नहाने के लिए जाती हूँ और अपने स्तनों पर और बाकी की जगहों पर वह जितना भी खून लगा हुआ था उसको पूरी तरीके से साफ करती हूँ। लेकिन जब मैं नहा रही थी तो उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कल रात को उस डरावनी औरत को एक साथ 3 जगहों पर देखकर जब मैं इतनी जोर से चिल्लाई थी तो किसी को मेरे चिल्लाने की आवाज सुनाई क्यों नहीं थी? क्योंकि बेहोशी में जाने से पहले की मेरे को सिर्फ वही एक घटना याद है। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर जब से ये सब घटनाएं होना शुरू हुई थी उसके कुछ ही दिनों बाद लता भाभी का अचानक से ही गर्भपात हो जाता है और उनके पेट में जो बच्चा था वो बीच में ही खत्म हो जाता है। जब यह चीज हुई तो लता भाभी को इस चीज का काफी ज्यादा दुख हुआ और वह लगभग 3-4 दिनों तक लगातार होती ही रही। लेकिन रोते रोते अचानक से ही जब वो कभी कभी बीच में हंसने लगती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे उनको उस चीज की वजह कुछ दुख नहीं बल्कि खुशी हो रही है। लेकिन जिस दिन से उनका गर्भपात हुआ था उसी दिन से धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी थी और जब कभी भी वह मेरे पास बैठी रहती थी या फिर मेरे घर में कहीं दिखाई देती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह खुद से ही कुछ बातें करती रहती है। हालांकि मैंने इन सब चीजों के बारे में उनसे एक आध बार पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब भी मैं उनसे कुछ बात करने की कोशिश करती थी तो वह मुझे उस बात का थोड़ा गुर्राते हुए जवाब देती थी और मुझसे कहती थी कि तुझे क्या लेना है, मैं चाहे कैसे भी रहूं। मुझसे ये बात कहने के बाद वो मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी आवाज में हंसने भी लगती थी, जिसकी वजह से अब तो मुझे उनसे बात करने में भी थोड़ा डर लगने लगा था। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया था और सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उनके शरीर का पूरा मांस और मज्जा सूखकर उनका शरीर सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा बन गया था। साथ ही उनके शरीर की जो चमड़ी थी वह भी किसी बूढ़ी औरत की तरह झुर्रियों से भर गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे दिन उनके शरीर को कोई चूसता जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऐसी चीज है जो उनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। अब यहाँ पर इन सब बातों को सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मुझे इतना सब कुछ डरावना दिखाई दे गया था और मेरी भाभी की इतनी बुरी तरीके से हालत खराब हो गई थी तो मैंने इन सब के बारे में अपने घर वालों से बात क्यों नहीं की और मेरे घर वालों ने उनका कहीं पर इलाज कराने की कोशिश क्यों नहीं की। तो यहाँ पर इस बात का जवाब देते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से उनका गर्भपात हुआ था तब से ही मेरे पिताजी उनको अलग अलग लोगों को बुलाकर दिखा रहे थे, लेकिन कहीं से भी उनको आराम नहीं मिल रहा था। फिर
जब मैंने मेरे पिताजी से कहा कि शायद इनको किसी वैद्य की नहीं बल्कि किसी बबूत की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर किसी ऊपरी चीज का साया है, तो मेरी ये बात सुनने पर मेरे पिताजी हमारे श्यामपुर के जो पंडित जी थे उनको हमारे घर पर बुलाते हैं। लेकिन जैसे ही उस दिन वो पंडित जी हमारे घर पर आए तो उनके आने के बाद मेरी भाभी वहां पर अजीब तरीके से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। जो औरत अपने मुंह से ठीक तरीके से पानी भी नहीं पी पा रही थी और जिनके मुंह से खाने का एक भी निवाला पिछले 10 दिन से पेट के अंदर नहीं गया था, वो जब इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी तो उनको देखकर सभी को बहुत ज्यादा अचंभा हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे वह तो बिल्कुल ठीक है। पर पंडित जी उनकी वह हालत देखकर समझ गए थे कि यह जो कुछ भी कर रही हैं, यह अपनी मर्जी से नहीं कर रही हैं। इसी वजह से वह उनके करीब आए और फिर उनके गले में उन्होंने एक धागा बांध दिया। जैसे ही पंडित जी ने वह धागा लता भाभी के गले में बांधा तो उस धागे को बांधने के बाद वह वैसी हरकतें करना बंद कर देती हैं और उसके कुछ ही देर बाद वह सभी लोगों से कहती हैं कि सविता दीदी कहाँ है, उनको मेरे पास बुलाओ। अब जब उन्होंने ये बात कही तो मैं उनके पास जाकर बैठ जाती हूँ। जैसे ही मैं उनके पास जाकर बैठती हूँ तो वह मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझे आंखों में आंसू भरकर कहती है कि जो कुछ भी मैंने आपके साथ किया है उसमें मेरा कोई वश नहीं था, बल्कि मैं किसी दूसरे के काबू में होकर वो सब चीजें कर रही थी। पर अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि कल शाम तक मैं आप लोगों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन मैं आप लोगों को छोड़कर जाना नहीं चाहती हूं। मुझे बचा लो। वह वापस लौट आया है और अब वह मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता है, पर मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। अब जैसे ही लता भाभी ने यह बात कही तो मैं और घर के बाकी के सभी लोग उनसे पूछते हैं कि कौन लौट आया है, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? तो हमारे ऐसा पूछने पर उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला और वह शब्द था रघु। जैसे ही उन्होंने रघु का नाम लिया तो रघु का नाम सुनते ही हम सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी पिताजी उनसे पूछते हैं कि रघु कैसे लौट सकता है, और अगर वह लौट भी आया है तो तुम्हारी यह हालत होने के पीछे रघु का क्या हाथ है? अब जब पिताजी ने लता भाभी से यह बात पूछी तो वह धीरे धीरे अपनी नजरें उनकी तरफ घुमाते हुए उनसे कहती हैं कि वह अब पहले की तरह कोई साधारण शख्स नहीं रहा है, बल्कि वह एक अघोरी तांत्रिक बन चुका है, जो अब अपनी तंत्र साधनाओं को पूरा करने के बाद हमारे श्यामपुर में लौटा है। वह इतने समय से अपनी तंत्र साधनाओं की शक्ति के द्वारा ही मुझे अपने अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा था। उसके पास एक ऐसी विद्या है जिस विद्या से वह कोई भी रूप धारण कर सकता है, लेकिन उसकी पहचान का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह तरीका है उसके पैर, क्योंकि चाहे वह किसी औरत के रूप में हो चाहे फिर किसी और चीज के रूप में हो, लेकिन उसके जो पैर हैं वह बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहेंगे। अब जब लता भाभी ने यह बात कही तो मुझे उस दिन वाली वो बात याद आती है जब हम अपनी नानी के घर से वापस अपने घर आए थे और उस दाई माँ के पैर मुझे किसी मर्द की तरह के दिखाई दिए थे। तो वह चीज याद आते ही मैं लता भाभी से पूछती हूँ कि क्या उस दिन जो दाई माँ के रूप में आपके सामने वह औरत बैठी हुई थी वह भी वही तांत्रिक रघु था? तो मेरे ऐसा पूछने पर लता भाभी हाँ में अपना सिर हिलाती हैं और इसके साथ ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसके बाद वह हम लोगों को बताती है कि वह मुझे पाना चाहता है। इस वजह से उसने मेरी ऐसी हालत कर दी है क्योंकि जीते जी तो वह कभी भी मुझको हासिल नहीं कर सकता। इस वजह से वह मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को अपने काबू में करेगा और फिर मुझको वापस से अपने उस यौवन वाले रूप में जिंदा करके मेरे साथ अपनी हवस की भूख को शांत करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूं कि कल दिन ढलने के साथ ही मैं तुम सभी लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन मेरे मरने के बाद जब हमारे श्यामपुर के श्मशान घाट में मेरा अंतिम संस्कार किया जाए तो अंतिम संस्कार करने के बाद की 3 रातों तक आप लोग रात के वक्त श्मशान घाट में पहरा देना, क्योंकि रघु वहां पर मेरी आत्मा को काबू में करने के लिए अपनी तंत्र क्रिया का प्रयोग करेगा और इसके लिए उसे श्मशान घाट में मेरी जलती हुई चिता के पास आना ही होगा।
उसको पकड़ने का और उसको खत्म करने का आप लोगों के पास सिर्फ वही एक मौका रहेगा। लेकिन आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि जब तक वह अपनी तंत्र क्रिया की चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाए, तब तक आपको उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उसकी तंत्र क्रिया शुरू होने से पहले ही अगर आप लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो आप उसको नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वह वहां से भाग जाएगा। पर अगर एक बार उसकी तंत्र क्रिया अपने चरम पर पहुंच गई तो फिर किसी इंसान के दखल डालने पर भी वो वहां से अपनी उन क्रियाओं को बीच में छोड़कर नहीं जा सकेगा, क्योंकि इससे उसका ही नुकसान होगा और उसकी जो भी तंत्र विद्या रहेगी वह बीच में छोड़कर भागने से उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और ऐसा वह कभी भी करना नहीं चाहेगा। इसीलिए आप लोग शुरू में उसके आते ही उसको यह एहसास मत होने देना कि आप भी वही श्मशान घाट में ही मौजूद हों, बल्कि आप किसी ऐसी जगह पर छुपकर उसके आने का इंतजार करना जहां से आप उसको देख सको लेकिन वह आपको ना देख सके। यह बात कहते 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 ही लता भाभी की सांसें उखड़ने लगी थी और वह काफी जोर जोर से सांस ले रही थी। उनकी वो हालत देखकर पंडित जी हम लोगों की तरफ इशारा करते हैं और फिर हम लोगों में से कोई भी उनसे आगे कुछ भी सवाल नहीं करता है। लेकिन अब इंतजार था तो अगली शाम का, क्योंकि हमें इस बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल का दिन ढलने के साथ वह हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। पर पंडित जी ने भी हमें यह बात साफ साफ कह दी थी कि जो कुछ भी लता ने कहा है वह बिल्कुल सच है, क्योंकि अब हम लोग चाहकर भी उनको जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि इतने दिनों तक उस तांत्रिक की तंत्र विद्या ने उनके शरीर के हर एक अंग पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया था और जो मारण क्रिया उनके ऊपर की गई थी, अब उस क्रिया को पूरे होने में सिर्फ एक दिन का ही वक्त बचा था। इसीलिए अंतिम वक्त में मारण क्रिया को भी भंग नहीं किया जा सकता था। मारण क्रिया को तभी दूर किया जा सकता है जब शुरुआत में ही उस चीज का पता चल जाए और क्रिया को किए हुए लगभग 2 से 3 हफ्ते ही हुए हों तो उसको खंडित किया जा सकता है। लेकिन अब तो उस चीज में वह पंडित भी कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि हमने उसके आगे काफी हाथ जोड़े और उससे मिन्नतें भी की कि वह कोशिश तो करें कि लता भाभी ठीक हो जाए, लेकिन उसने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए थे और साफ साफ मना कर दिया था कि वह अब वैसा कुछ भी करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। और फिर आगे जाकर वही होता है जिसका हम सभी लोगों को डर था। जैसे ही दूसरे दिन की दोपहर ढलने लगी तो धीरे धीरे लता भाभी का शरीर अजीब तरीके से अकड़ने लगा था और जिस वक्त उनकी सांसें निकली तो वह किसी मुर्गी के दौरे पड़ने वाले शख्स की तरह फड़फड़ाने लगी थी। उनका पूरा शरीर अजीब तरीके से हिलने लगा था और इसके साथ ही उनकी आंखें धीरे धीरे काफी बड़ी होकर बाहर आने लगी थी। उस वक्त उनकी आंखों से आंसुओं की जगह खून की धारा बह रही थी और मुंह से एक अजीब सा झाग निकलकर बाहर आ गया था। उनको इतनी बुरी तरीके से तड़प तड़प कर मरता हुआ देखकर मुझे वह दिन याद आ रहे थे जब मैं और लता भाभी एक साथ बैठे रहते थे और काफी गप्पे लगाया करते थे। वो वक्त उनकी शादी के बाद का वक्त था जब वो नई नई शादी करके हमारे घर में आई थी। उस वक्त जब हम दोनों बिल्कुल सहेलियों की तरह एक साथ रहती थी तो मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि मैं उनको अपनी आंखों के सामने इतनी बुरी तरीके से और वह भी इतनी जल्दी मरते हुए देखूंगी। लेकिन हाँ, जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने हो रहा था उसको होता हुआ देखकर अगर किसी को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था तो वैसी एकमात्र शख्स मैं थी, क्योंकि उनके पति के लिए भी पिताजी किसी दूसरी औरत को ब्याह कर घर में ला सकते थे, यानी कि मेरे भाई की भी दूसरी शादी हो सकती थी और जो दूसरी औरत शादी करके उस घर में आती वो मेरी भाभी की जगह ले सकती थी। लेकिन मेरे जीवन में लता भाभी का जो एक सहेली के रूप में स्थान था उसको कोई भी नहीं भर सकता था। दिन जैसे जैसे ढलता गया और अंधेरा होने लगा तो उसके साथ ही लता भाभी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। अब उनका मरा हुआ शरीर हम सभी लोगों के सामने बिल्कुल मिट्टी की तरह पड़ा हुआ था। अब अपने ही सामने उनको इस तरीके से मरता हुआ देखकर हम सभी लोग अभी शौक विलाप करने लगे थे
और जोर जोर से एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोने लगे थे। लेकिन उस वक्त पंडित ने हम लोगों से कहा कि जो कुछ भी उन्होंने कल मरने से पहले हमें बताया था, हमें उस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा और अंतिम संस्कार की क्रिया के दौरान भी हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिस गलती की वजह से वह तांत्रिक रघु उनकी आत्मा को अपने काबू में करने में सफल हो जाए। अब यहाँ पर मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि श्मशान घाट में औरतों का जाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भी अपने श्यामपुर में या अपने शहर में देखा होगा कि जब कभी भी किसी की मौत होती है तो श्मशान घाट में उस शख्स को सिर्फ मर्द लोग ही जलाने के लिए लेकर जाते हैं, चाहे फिर किसी औरत की मौत हुई हो या फिर किसी मर्द की मौत हुई हो। तो इसीलिए जब अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया तो मैं श्मशान घाट में तो नहीं जा पाती हूँ, लेकिन वह जो पंडित जी थे उन्होंने हम सभी घर वालों से यह बात साफ साफ कह दी थी कि जो कुछ भी मरने से पहले लता ने हम लोगों से बातें कही थी वो हमारे घर के अलावा बाहर किसी भी शख्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है श्यामपुर का ही कोई शख्स उस तांत्रिक रघु से मिला हुआ हो और वह सारी बातें उसको जाकर बता दें। इसीलिए हम सबको अकेले ही आगे की बातों का ध्यान रखना होगा। अब जब अगले दिन सुबह के वक्त लता भाभी का अंतिम संस्कार किया गया तो अंतिम संस्कार करने के बाद पिताजी ने कुछ एकद लोगों को श्मशान घाट में ही छोड़ दिया था, और जब सभी लोग घर पर आकर नहाने धोने का काम करके फ्री हो गए थे तो फिर अब हम शाम होने का इंतजार करने लगे थे, क्योंकि जिस दिन लता भाभी की मौत हुई थी उसके 2 दिन बाद अमावस्या थी। तो इसीलिए पंडित ने हम लोगों को बताया था कि अगर वह तांत्रिक आएगा तो अमावस्या की रात तक जरूर आ जाएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन तो उसको आना ही पड़ेगा। अगर वह उन 2 दिनों में नहीं आया तो फिर तीसरे दिन वाली रात को जरूर आएगा। इसीलिए हम लोग यह तय करते हैं कि जैसे ही दिन ढलने के बाद हल्का सा अंधेरा होगा तो हम श्यामपुर वालों से अपनी नजरें छुपाकर श्मशान घाट में चले जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि घर पर लता भाभी की शोक सभा चल रही थी और पूरे दिन पिताजी के जान पहचान वाले और श्यामपुर वाले लोग घर पर आते रहते थे, तो ऐसे में हम सभी के सभी घर वाले घर से श्मशान घाट में जा भी नहीं सकते थे। इसी वजह से हमने यह तय किया कि श्मशान घाट में सिर्फ मैं, मेरा भाई और वह पंडित जी ही जाएंगे। बाकी मेरी बड़ी वाली दीदी और मेरे पिताजी घर पर ही रखेंगे। अब यहाँ पर मेरी बात सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों से कहा था कि लड़कियां या फिर औरतें श्मशान घाट नहीं जा सकती थीं, और अब मैं श्मशान घाट जाने की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अंतिम संस्कार में ना जाने की बात कही थी। यहाँ तो हम लोग शाम के वक्त अंधेरे में छुपकर श्मशान घाट जाने वाले थे, और मैं अपने भाई को अकेला श्मशान घाट में उस तांत्रिक के हाथों मरने के लिए नहीं भेज सकती थी। इसीलिए मैंने ही पंडित से और मेरे भाई से कहा था कि मैं भी उन दोनों के साथ चलूंगी। लेकिन श्मशान घाट में जाने से पहले पंडित जी ने हमें श्यामपुर का जो मंदिर था वहां पर बुलाया था। जब हम वहां गए तो उस मंदिर के जो पंडित जी थे उन्होंने हमें वहां पर जो भगवान शिव के हाथ का त्रिशूल था उसको उठाकर मेरे भाई के हाथ में दिया और उससे कहा कि जैसे ही मैं इशारा करूं वैसे ही तुमको यह त्रिशूल ले जाकर उस तांत्रिक की गर्दन पर लगा देना है और उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देना है। पंडित की यह बात सुनने पर मेरा भाई उससे कहता है कि पंडित जी, यह कोई तलवार या फिर कुल्हाड़ी थोड़ी है जो इससे एक ही बार में वार करते ही उस तांत्रिक की गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाएगी। तो मेरे भाई के ऐसा पूछने पर वो पंडित जी उसे बताते हैं कि गर्दन पर वार करने से ही उस तांत्रिक का वहां पर खात्मा हो सकेगा। अगर हमने पीठ पर या बाकी के उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर वार करने की कोशिश की तो एक बार में वह मरने वाला नहीं है और पहला वार होते ही वह सचेत हो जाएगा और वहां से गायब हो सकता है। इसीलिए हमें सीधा उसकी गर्दन के ऊपर ही वार करना है। अब हम लोग जब श्मशान घाट पहुंचे तो मेरा भाई और वह पंडित तो थोड़े आगे जाते हैं, लेकिन मैं श्मशान घाट के गेट के थोड़ा बगल में ही
जो एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गई थी। हालांकि उस वक्त मुझे वह सब कुछ करने में काफी ज्यादा डर तो लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से मैंने अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर अपनी सहेली को और अपनी भाभी को मारते हुए देखा था, उसके बाद मैं नहीं चाहती थी कि वैसा फिर से हमारे घर में किसी के साथ हो। क्योंकि उस रघु ने हमारे श्यामपुर से कुछ साल पहले जब पिताजी ने उसको निकाला था, तो जाते वक्त उसने पिताजी से कहा था कि वह सभी लोगों से इस बात का बदला लेगा। तो उसकी उस बात को याद करके मेरे मन में यह डर था कि कहीं भाभी के बाद वो हमारे घर में किसी दूसरे शख्स को नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए हम कैसे भी करके उस तांत्रिक का खात्मा करना चाहते थे, जिसके चलते मुझे उतनी हिम्मत करके वह सब कुछ करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरा भाई भी उतना ज्यादा दिलेर इंसान नहीं था कि वह अकेले ही सब कुछ संभाल सके। अब जिस रात पहली बार हम लोग श्मशान घाट में गए, तो पूरी रात इंतजार करने के बाद भी वह तांत्रिक वहां पर नहीं आया था, और दूसरी रात को भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब 2 रातों तक इंतजार करने के बाद वो वहां नहीं आया, तो पंडित जी ने तीसरे दिन हम लोगों को कहा कि आज अमावस्या की रात है, तो आज की रात वो तांत्रिक श्मशान घाट में जरूर आएगा, क्योंकि यह उसके पास लता की आत्मा को अपने वश में करके उसके शरीर को पाने का अंतिम मौका है, और वह किसी भी हालत में इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगा। शायद हो सकता है वह अमावस्या की रात का ही इंतजार कर रहा हो, क्योंकि अमावस्या की रात को ही यह जो तंत्र मंत्र और काली शक्तियां होती हैं, यह काफी ज्यादा काम करती हैं। इसीलिए उसके आज वहां पर आने के पूरे पूरे चांस हैं। अब तीसरी रात को भी हम तीनों दिन ढलते ही श्यामपुर वालों की नजरों से अपने आप को बचाकर श्मशान घाट में पहुंच गए थे, और मैं ठीक वैसे ही उस पीपल के पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ गई थी, जहां से मुझे वह पूरा का पूरा श्मशान घाट बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन नीचे से कोई भी शख्स मुझे उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ नहीं देख सकता था। अब जैसे जैसे धीरे धीरे दिन ढलने के बाद रात होने लगी, तो लगभग 10 से 11 बजते ही उस रात काफी तेज तेज हवाएं चलने लगी थीं, और कुछ ही देर में आसमान में काले बादल छा गए थे। उन बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ी ही देर में बारिश आने वाली है, और फिर होता भी कुछ वैसा ही है। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ ही काफी तेज गति में हवाएं चलने लगी थीं। उन हवाओं की वजह से वो श्मशान घाट के अगल बगल में जो भी बड़े बड़े पेड़ थे, उनकी पत्तियों से काफी डरावनी आवाजें आ रही थीं। जब भी वह पत्तियां हवा की वजह से एक साथ हिलती थीं, तो ऐसा माहौल बन जाता था कि जैसे कोई बहुत ही शैतानी और काली शक्ति वहां पर आने वाली है। हालांकि फिर कुछ ही देर बाद जब मैं उस पीपल के पेड़ पर बैठी हुई थी, तो मुझे दूर से कोई शख्स एक काली कंबल ओढ़े हुए वहां आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वह शख्स मुझे वहां आता हुआ दिखाई देता है, तो मैं मेरे भाई को और उस पंडित को छुप जाने का इशारा करती हूँ, क्योंकि उन लोगों को तो इस बात का पता था कि मैं पीपल पर कौन सी जगह पर बैठी हुई हूँ, और उनकी और मेरी नजरें तो पहले से भी मिली हुई थी। उन लोगों ने मुझे वहां पर बैठाया ही इसलिए था ताकि दूर से जब मुझे कोई आता हुआ दिखाई दे, तो मैं उन लोगों को इशारा कर दूं। लेकिन जिस किसी शख्स को मेरे बारे में पता नहीं था कि मैं वहां पर बैठी हुई हूं, वो मुझे कभी भी वहां पर बैठा हुआ नहीं देख सकता था। अब वो कंबल ओढ़ा हुआ इंसान जैसे ही श्मशान घाट के अंदर आता है, तो वहां आते ही उसने अपने ऊपर ओढ़ी हुई उस कंबल को हटा दिया था, और वह बारिश में भीगते हुए ही श्मशान घाट में जो लता भाभी की चिता थी, उसकी तरफ जाने लगा था। हालांकि अब तक चिता की आग काफी ज्यादा शांत हो चुकी थी, पर फिर भी उसमें से कुछ अंगारे अब भी तीसरे दिन रात होने के बावजूद भी धधक रहे थे। श्मशान घाट में चिता के ऊपर तो छत बनाई गई थी, जिसकी वजह से बारिश की बूंदें चिता के ऊपर नहीं पड़ रही थीं। लेकिन अब जैसे ही उस तांत्रिक ने वहां जाकर वह कंबल हटाई और धीरे धीरे घूमकर वो उस चिता के पास जाकर खड़ा हुआ, तो मुझे उसका हुलिया दिखाई देता है। और जैसे ही मुझे उसका हुलिया दिखाई देता है, तो मुझे कुछ याद आता है। दरअसल वह तांत्रिक और कोई नहीं बल्कि वही था जो उस दिन मेरे साथ बस में बैठा हुआ था।
जब मैं अपनी नानी के घर से अपने श्यामपुर लौट रही थी और जिसने मेरे श्यामपुर के रास्ते पर चलते हुए मेरा पीछा किया था। जब मैंने उससे ये बात पूछी थी कि वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है, तो वह अपने नीचे के सारे कपड़े हटाकर मेरे सामने बिल्कुल निर्वस्त्र होकर नग्न हालत में आ गया था। और जब मैंने उसको नग्न हालत में देखा था तो उसके जन्नांग को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैंने ऐसा तो पहले भी कहीं देखा है। तो अब उसी तांत्रिक को वहां श्मशान घाट में देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि शायद उस दिन यह रघु ही था जो मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन इतने सालों में उसका हुलिया पूरी तरीके से बदल चुका था, क्योंकि उसने सिर पर औरतों की तरह काफी लंबे लंबे बाल बढ़ा रखे थे और चेहरे पर भी उसके सीने तक की दाढ़ी बड़ी हुई थी। साथ ही वह अपने पूरे शरीर पर सिर्फ एक ही कपड़ा लपेट कर रखता था जो कि नीचे की तरफ था, यानी कि वह पूरी तरीके से एक अघोरी की वेशभूषा में दिखाई दे रहा था। रात के लगभग 11 बजे वहां आने के बाद वो अपनी तंत्र क्रियाओं को वहां पर शुरू करने लगा था। जब वह अपनी तंत्र क्रिया शुरू करने लगा और उसकी तंत्र क्रिया के प्रभाव से वहां पर जो जो चीजें होती गईं, उनको देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई थी। लेकिन मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था ताकि गलती से भी मेरे मुंह से डर के मारे आवाज ना निकल जाए। तभी मैंने देखा कि जैसे ही उसने वहां जाकर तंत्र क्रिया शुरू की तो धीरे धीरे जो चिता की लकड़ियां और बाकी का सामान जलकर राख हो गया था। अब वह वापस अपने आप ही बनने लगा था। चिता के जलते हुए और धधकते हुए आग के अंगारे अब अपने आप ही धीरे धीरे करके वापस सूखी लकड़ियों में बदलने लगे थे। वह सब कुछ होता हुआ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यह जिस तरीके से बाकी की चीजों को वापस पहले वाली अवस्था में ला रहा है, उसी तरीके से लता भाभी की जलकर राख हो चुकी लाश को और उनके शरीर की बनी हुई राख को भी वापस उनके शरीर में बदल देगा। अभी मैं ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मेरे सामने बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर ही वो चिता फिर से बिल्कुल उसी तरीके से तैयार हो जाती है जिस तरीके से किसी इंसान को जलाने से पहले चिता को तैयार किया जाता है। लेकिन अब वो चिता तैयार होकर वहीं पर रुक गई थी। उसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा था, यानी कि जो लता भाभी की लाश थी वह फिर से बनना शुरू नहीं हुई थी। लेकिन तभी वह तांत्रिक उस चिता के ऊपर कुछ पीला पीला तरल पदार्थ डालता है, जिसके बाद मुझे वहां पर अगल बगल से एक अजीब सी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। और वो आवाज एक औरत की थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत को कोई जबरदस्ती घसीट कर खींचते हुए वहां लेकर आ रहा है और उसको उस चिता पर लेटाया जा रहा है। हालांकि उस वक्त मुझे अपनी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उस तरफ चिता के बगल में ही पीछे की तरफ जो श्मशान घाट में हल्की सी खाई थी, वहां पर वो पंडित और मेरा भाई छुपे हुए थे। लेकिन अब जैसे ही उस तांत्रिक ने वहां पर वो पीला पीला तरल पदार्थ और उस चिता के ऊपर डाला तो उसके बाद धीरे धीरे करके राख में बदल चुकी हड्डियां अब अपने आप ही जुड़ने लगी थीं और कुछ ही देर में एक इंसानी कंकाल का ढांचा वहां पर बनकर तैयार हो गया था। उस कंकाल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी सच में थोड़ी ही देर में यहां पर लता भाभी वापस जिंदा हो जाएंगी, क्योंकि उस कंकाल के ऊपर पैरों की तरफ से धीरे धीरे अपने आप ही मांस, मज्जा और चमड़ी झड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कंकाल को कोई इंसानी घोल पहना रहा है। लेकिन उस वक्त जब यह सब चीजें हो रही थीं, तो उस श्मशान घाट में एक औरत की दबी दबी सी रोने की आवाज गूंज रही थी। जब मैंने ध्यान लगाकर उस आवाज को महसूस किया तो उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह आवाज लता भाभी की ही है। उस वक्त मुझे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ कि मरने के बाद भी इंसान को इतना कुछ झेलना पड़ता है। मैं तो शायद उस वक्त कल्पना ही कर पा रही थी कि लता भाभी की आत्मा को कितना दुख दर्द झेलना पड़ रहा होगा। लेकिन वास्तव में जो कुछ उनके साथ हो रहा था उसको वही महसूस कर सकती थी। इसके बाद देखते ही देखते
वहां पर उनकी वह पूरी की पूरी लाश किसी जिंदा इंसान के रूप में बदल जाती है और उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जैसे आज से 3 दिन पहले लोग इनको जलाकर यहाँ से चले गए थे, बल्कि वह बिल्कुल जिस हालत में हमारे सामने मरी थी, बिल्कुल वैसे की वैसे ही वापस से तैयार होकर अब उस चिता के ऊपर पड़ी हुई थी। जब यह सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त बारिश ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी और आसमान से काफी मोटी मोटी बूंदें बारिश के रूप में गिरने लगी थी। इसके साथ ही उस वक्त हवा भी इतनी तेज चलने लगी थी कि जिस टहनी पर उस पीपल के पेड़ के ऊपर मैं बैठी हुई थी, वो टहनी अब हवा की वजह से काफी तेज तेज हिलने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं नीचे ना गिर जाऊं। पर मैंने अपने आप को बिल्कुल उस टहनी से चिपका रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक बार मैं यहाँ से नीचे गिर गई और उस तांत्रिक का ध्यान मेरी तरफ चला गया तो फिर शायद मेरे साथ यहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक हो सकता है। इसीलिए मैंने अपने आप को उस टहनी से पूरी तरीके से जकड़ रखा था। फिर कुछ ही देर बाद वह तांत्रिक अपनी पोटली से एक बड़ी सी लोहे की कील निकालता है और उस कील को लता भाभी के सिर के बिल्कुल बीचों बीच सामने वाले ललाट के ऊपर रखकर उसको ठोकने लगता है। जैसे जैसे वह उस कील को ठोकता जा रहा था, वैसे वैसे ही लता भाभी की लाश उस सूखे हुए कंकाल वाली हालत से बिल्कुल जब वो जवान थी और उस वक्त जैसा उनका हुस्न था, उस वाली हालत में बदलने लगी थी। यानी कि शायद वह उस अभिमंत्रित की हुई कील को जब उनके शरीर के अंदर ठोक रहा था तो उनका शरीर जिस हालत में वह मरी थी उस हालत से बिल्कुल जवानी वाली हालत में बदलने लगा था। लेकिन तभी वह पंडित जी मेरे भाई को इशारा करते हैं कि अब वह अचानक से उठकर पीछे से जाकर उस तांत्रिक की गर्दन पर भगवान शिव के उस त्रिशूल को दे मारे, क्योंकि अगर एक बार वह कील पूरी की पूरी लता भाभी के सिर के अंदर ठुक जाती तो फिर वह पूरी तरीके से उस तांत्रिक की गुलाम बन सकती थी और चाहकर भी उनको कोई उस तांत्रिक से अलग नहीं कर सकता था। फिर वह पूरी तरीके से एक दासी बनकर उस तांत्रिक की सेवा में लग सकती थी, जिसको वह तांत्रिक अपनी हवस की पूर्ति करने के साथ साथ दूसरे लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के काम में भी ले सकता था। इसीलिए जैसे ही पंडित ने इशारा किया तो मेरा भाई अचानक से पीछे की तरफ से खाई से उठकर दौड़ता हुआ जाता है और उस त्रिशूल को तांत्रिक की गर्दन के ऊपर मारने वाली हालत में पकड़ लेता है। लेकिन शायद तब तक उस तांत्रिक को मेरे दौड़ते हुए भाई के कदमों की आवाज सुनाई दे गई थी। इसी वजह से उसको एहसास हो गया था कि कोई पीछे से दौड़कर उसकी तरफ आ रहा है, जिसके चलते वह उस वक्त लता भाभी के सिर में उस कील को ठोकना बंद कर देता है और अचानक झट से पीछे की तरफ पलट कर देखता है। लेकिन जैसे ही वह पीछे की तरफ पलट कर देखता है, उसके साथ ही उसके गले में बिल्कुल सामने की तरफ से मेरा भाई उस त्रिशूल को ले जाकर गुस्सा देता है। जैसे ही त्रिशूल उसकी गर्दन पर लगता है तो उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग होकर गिर जाती है और वहां पर उसके शरीर से एक काला काला खून फुदकते हुए बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी पंडित भी उस खाई से उठकर दौड़ता हुआ वहां आता है और फिर उस तांत्रिक के सिर कटे हुए धड़ को वहां से घसीटते हुए दूर लेकर जाता है, क्योंकि गलती से भी अगर एक बार भी उस तांत्रिक का वह कटा हुआ सिर और धड़ एक दूसरे से टच हो जाते तो वह वापस जिंदा हो सकता था। इसके बाद वो पंडित उसके सिर को उठाकर दूसरी तरफ रख कर आते हैं, लेकिन तब तक वो कील आधी से ज्यादा लता भाभी के सिर में ठुक चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी आंखें हल्की हल्की खुल गई थीं और उनके शरीर में अजीब सी हरकत होने लगी थी। उस चीज को देखकर मेरा भाई भावुक हो गया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि शायद उसकी बीवी वापस लौट आई है और वह उसको अपने साथ घर लेकर जा सकता है। लेकिन तभी पंडित ने उसे समझाया कि वह ऐसी भूल ना करे, क्योंकि वह उसकी पत्नी नहीं है, बल्कि वह तांत्रिक अपनी उस अभिमंत्रित की हुई कील में एक दूसरी शक्ति को लेकर आया था, जिससे जैसे ही वह शक्ति उसके शरीर के अंदर जाती तो वह शक्ति लता भाभी की आत्मा को उस शरीर के अंदर डालकर हमेशा हमेशा के लिए उस तांत्रिक की दासी बना देती और वो क्रिया उस वक्त आधी से ज्यादा पूरी हो चुकी थी।
इसीलिए पंडित ने हमें बताया कि अगर हम इस कील को पूरा ठोक कर भी लता को जिंदा करने की कोशिश करेंगे तो वह हमारी वाली लता नहीं रहेगी, बल्कि वो उस तांत्रिक की दासी बन चुकी होगी। अगर ऐसे में उसने अपने गुरु के यानी कि उस तांत्रिक के सिर को उसके धड़ से अलग देखा तो फिर वह यहाँ पर जो सर्वनाश बचाएगी उसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसकी मौत का बदला हम लोगों से लेगी। इसीलिए उन पंडित जी ने वहीं के वहीं फिर से उस चिता को आग लगा दी और एक बार फिर से लता भाभी का शरीर आग में जलकर राख हो गया। लेकिन फिर उसके बाद उस पंडित ने उस तांत्रिक की लाश को भी उठाकर जलती हुई चिता में ही फेंक दिया था, लेकिन उसका जो सिर धड़ से अलग हुआ था उसको ले जाकर उन्होंने श्मशान घाट के पीछे की तरफ मिट्टी में काफी हरा गड्ढा खोदकर उसके अंदर दफना दिया था। लेकिन उस वक्त जो लोहे की कील उस तांत्रिक ने लता भाभी के सिर में ठोकी थी, वो कील तो उस आग में जलकर राख नहीं हो सकती थी। इसीलिए उन पंडित जी ने उस चिता को पूरी तरीके से जल जाने के बाद दूसरे दिन जाकर उस श्मशान घाट से उस कील को जलती हुई आग के अंगारों से उठाया और फिर उसको भी ले जाकर एक नदी में बहा दिया था, जिससे उस तांत्रिक की सारी शक्तियां उस कील के साथ बहकर चली गई थीं। और इस तरीके से हमारा और हमारे पूरे श्यामपुर का उस रघु नाम के तांत्रिक से पीछा छूट गया था, जो कि कभी हमारे घर में हमारे भाई के रूप में ही हमारे साथ रहता था, जिसको मेरे पिताजी एक लावारिस हालत से उठाकर लाए थे। लेकिन उन पंडित ने उस वक्त कहा था कि अगर गलती से भी कभी उस तांत्रिक का वह श्मशान घाट के पीछे दफन सिर किसी ने बाहर निकाल लिया तो हो सकता है वो तांत्रिक फिर से जिंदा हो जाए। इसीलिए मेरे पिताजी ने जिस जगह पर उस तांत्रिक का वह सिर दफन था वो उसके ऊपर श्मशान घाट में बैठने के लिए एक चबूतरा बनवा दिया था, ताकि कोई उस जगह को खोद न सके। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।